नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हुई। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां किसानों ने फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां हनी ट्रैप मामले में सास बहू की गिरफ्तारी हुई है। और चौथी जो खबर है वो फरीदाबाद से है, जहां पर चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो दिन की 4 बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें से पहली खबर जो है वो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी है। आज दूसरा दिन था और दूसरी खबर जो है वो है चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फरीदाबाद से यह खबर है। तीसरी खबर हनी ट्रैप मामले में सास बहू की गिरफ्तारी हुई है, ये खबर है। और चौथी खबर की अगर बात करें तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें लगातार जो है किसान अब कह रहे हैं कि दिल्ली कूच करना है, क्योंकि उनकी मांगों पर कोई खासा सहमति उनकी तरफ से नहीं बनाई जा रही है, जिसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। इसके लिए किसान अपनी तरफ से इंतजाम पूरे कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं दिन की 4 बड़ी खबरों की, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो किसान हैं वो अब बॉर्डर पर पराली जलाकर जो है सुरक्षा बलों को परेशान करना चाहते हैं। उनका कहना है कि भाई, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले दागकर हमें परेशान किया जा रहा है, ऐसे ही हम भी अब जो है धुएं से जो है सुरक्षा बलों को परेशान करेंगे। तो 4 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं, जिसमें पहली जो खबर है वो विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई है। आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन की कार्यवाही हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन भी हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में कई चीजों पर बात की और साथ ही उन्होंने पीपीपी मोड की त्रुटियां, जो भी गलतियां उसमें है, उसमें ठीक की जाने की बात की है। और दूसरी खबर आपको बता दें कि चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसमें तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसके मामले की जो है पूरी खबर आपको देंगे। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा बजट सेशन का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में सरकारी संकल्प पेश किया। सीएम ने प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पेश किया। कहा कि हमारे लाखों पूर्वज की कुर्बानी और तब से ये दिन देखने का मौका मिला है। उन्होंने भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद किया है। सदन में सर्वसम्मति से पास ये प्रस्ताव हुआ है। और आपको बता दें कि भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ कांग्रेस 22 फरवरी को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी, जिस पर तोशाम से कांग्रेस की विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सवाल भी उठाया गया है। कांग्रेस की ओर से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रघुवीर कादियान, जगबीर मलिक, गीता भुक्कल सहित 26 विधायकों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन था, जिसमें मुख्यमंत्री ने संबोधन भी दिया। इसमें उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव भी दिया और राम मंदिर को लेकर के धन्यवाद प्रस्ताव उन्होंने दिया। साथ ही कांग्रेस जो है अब 22 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर इसमें चर्चा होगी, जिसमें हुड्डा गुट के तकरीबन 26 विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन एक बात सामने आ रही है, जिसमें किरण चौधरी जो कांग्रेस की नेता है, उनकी जो सहमति है वो कहीं ना कहीं नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर आज की पहली, जो चंडीगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र है हरियाणा का, उसका दूसरा दिन आज था। दूसरे दिन की कार्यवाही हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसमें तमाम सारी बातें कही। तो दूसरा दिन ये था आज, जिसमें मुख्यमंत्री ने संबोधन भी दिया और इस संबोधन में जो है कई सारी अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया है और साथ ही उन्होंने जो है आज कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की वजह से ही तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। 28 फरवरी तक की बजट सत्र चलना है और ऐसे में आज जो है मुख्यमंत्री की तरफ से सरकारी संकल्प पेश किया गया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओपी शर्मा हमारे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, आज दूसरा दिन था बजट सत्र का, ऐसे में कई बिल भी इसमें खबरें सामने आ रही है कि पेश हुए, तो क्या आज अहम रहा? देखिए ज्योति, अगर आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की बात करें तो सबसे पहले 11 बजे क्वेश्चन आवर के साथ जो है बजट सत्र शुरू हुआ था और इस बजट सत्र में कई जो है हरियाणा से जुड़े अहम सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे। परिवार पहचान पत्र योजना जो हरियाणा में एक बड़ा विवाद का केंद्र मानेगी, उसको लेकर जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने सवाल लगाया था और इसके ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जवाब दिया और विस्तार से जो है इसके ऊपर पूरा एक एक जो तथ्य रखा गया। और इसके अलावा कई अन्य सवाल भी थे। एक से एक सवाल के जवाब में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगले 3 साल में हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार जो है बना दिया जाएगा। सरकार ने एक सर्वे कराया, उस सर्वे में जो कुछ कमियां रहती हैं उनको जो पूरा किया जाएगा और साल 2024 और 25 का जो बजट परसों पेश होगा उसमें सरकार से 500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट भी जो है स्वास्थ्य विभाग ने मांगा है। और इसके अलावा राम मंदिर का जो निर्माण अयोध्या में हुआ है उसको लेकर भी एक सरकारी संकल्प आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से विधानसभा में जो है पेश किया गया था। और इस दौरान जो है काफी जो है नोक-झोंक सत्ता और विपक्ष के बीच में दिखी गई। जो सरकारी संकल्प था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो राम मंदिर निर्माण का श्रेय और उनका धन्यवाद किया गया था। तो इस पर जो हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह होता है या बाकी सभी विधायक हैं, उन सभी ने ऐतराज जताया। उनका कहना था कि राम सभी के हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर सभी ने बराबर जो है वो अपना योगदान दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सबसे पहले जो है वो राम मंदिर के कपाट खोले थे, तो सरकारी संकल्प में उनका भी नाम होना चाहिए। तो इसको लेकर सदन में जो काफी नोक-झोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में भी दिखी। जय श्री राम, जय हनुमान जैसे नारे भी जो है वो लगे। और उसके बाद से करीबन पिछले 3 घंटे से हरियाणा विधानसभा के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसके ऊपर जो है वो चर्चा हो रही है। बारी बारी सत्ता और विपक्ष के जो सदस्य हैं वो अपने अपने मत राज्यपाल के अभिभाषण में जो है वो बता रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से जहां राज्यपाल के अभिभाषण की तारीफ की जा रही है, वहीं विपक्ष जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसको विजनहीन बताते हुए कहीं ना कहीं सरकार को जो घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान अभिभाषण में चर्चा के दौरान ही एक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को जो है डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने जो है नियमों के हिसाब से नहीं चलने के चलते सदन से बाहर भी निकाल दिया है। जी बिल्कुल, काफी अहम कार्यवाही है आज की और लगातार ये बनी रहेगी क्योंकि विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव भी पेश करने वाला है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और साथ ही विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आपको सारे पूरा बीसी वर्ग जो है ए और बी उसका आपको रिजर्वेशन करना चाहिए। इनको क्यों आप बाहर निकाल रहे हैं? इनके साथ आप दूसरी दोहराई बात क्यों कर रहे हैं? तीसरी जो सबसे अहम बात वो ये है कि रिजर्वेशन इन्होंने क्लास 1 में और गेजेटेड पोस्ट के अंदर रिजर्वेशन बीसी ए और बीसी बी दोनों की नहीं रखी। तो क्या मतलब है कि खाली वो डी ग्रुप जो है उसके अंदर ही ये लोग आ सकते हैं कि जब आप क्लास 1 जो पोस्ट हैं वो और गेजेटेड पोस्ट के अंदर जो है आप रिजर्वेशन नहीं रख रहे हैं, तो इसका मकसद तो बिल्कुल साफ है कि आप इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो ये जो है ये सरकार की मंशा क्या थी, इसलिए ये प्रश्न मैं आज लेकर आई थी और उसके ऊपर चर्चा, उसके ऊपर जो है मेरा कोई जवाब नहीं दिया गया। आपने सबने ये बात देखी और ये कहा गया कि आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए हैं उसके बावजूद जो है ये आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो ये जो है इसके ऊपर दूसरा जो है मुद्दा जो है जो मैं आज लेके आई वो है एक प्रस्ताव जो एमएसपी के ऊपर प्रस्ताव भेजना है केंद्र को। अब हरियाणा विधानसभा सक्षम है कि हम प्रस्ताव जो है केंद्र को भेज सकते हैं सर्वसम्मति से, जैसे अन्य प्रस्ताव पास होते हैं और भेजे जाते हैं। प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि हमारी ये मंशा है, हमारी ये इंटेंशन है कि आप इसको जो है पूरा करिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर हमारी जो विधानसभा है वो सक्षम नहीं है
ये कानून बनाने के लिए कि कानूनी तौर पर किसानों को एमएसपी का दर्जा दिया जाएगा। ये केवल और केवल केंद्र का जो है अख्तियार है और केंद्र ही इसके ऊपर कानून बना सकता है। तो पिछले जो है 3 साल पहले हमने देखा जब ये तीनों काले कानून जो है जब लागू हुए थे और फिर उनको जो है जब हटाया गया था और किसान जो है 3 साल जो 1 साल से ऊपर जो है उन्होंने आंदोलन करा, इतने लोगों ने अपनी शहादत भी दी। तो ये जो है उस समय जब किसान आंदोलन हटाया गया था, जब ये बात कही गई थी कि हम किसानों को एमएसपी का दर्जा देंगे। आज 3 साल पूर्व जो है कहीं एमएसपी का नाम निशान नहीं है, उसके ऊपर जो है गुरेज कर रहे हैं। तो आज जो है किसान जाए कहां? सच्चाई ये है कि जो धरती पुत्र है वो बिल्कुल धरातल पे लग चुका है। महंगाई इतनी हो गई है, उसके सारे उपकरणों के ऊपर जो है जीएसटी लागू कर दी है, उसका जो खाद है, जो डीएपी है और जो अन्य जो बीज हैं सब महंगे हो गए हैं। महंगाई के अलावा जो है उनके कट्टे जो हैं जिसमें 50% खाद पहले डीएपी आया करती थी, अब जो है वो 40% कर दी है। तो हर जगह पर इनकी कटौती हो रही है। भवंतर योजना से जो है भरपाई पूरी नहीं होती है। तो ये जाए कहां? तो अपनी मांग जो इनको सही तरीके से जो इनको जो वायदा करा गया था वो वायदा पूरा जो सरकार ने नहीं करा है, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार दोनों जो है डबल इंजन की सरकार है। आज हमारे को क्या करना है? केवल एक प्रस्ताव ही तो करना था। एक हमारे को ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से करके भेजते तो सारे हरियाणा के किसानों को पता चलता कि भाई हमारी नियत जो है किसानों के प्रति जो है हम संवेदनशील हैं, हम उनकी मांग रखने में पूरी तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन शुरू मतलब उसका प्रस्ताव तो लाया ही नहीं गया, पहले ही कह दिया गया कि हमने खारिज कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की आकांक्षा जो है किसानों के प्रति क्या, और जो ये बात कहते हैं वो केवल जुमलों के अंदर उड़ाई जाती है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान कुछ जुड़ गए हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी है। सत्यव्रत शास्त्री जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल शास्त्री जी आपसे जानना चाहूंगी। पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूंगे, आज दूसरे दिन की कार्यवाही थी विधानसभा में। ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि भाई हम जो मुद्दे चाहते हैं किसानों के हित में, लोगों के हित में, उन पर तो चर्चा ही नहीं हो रही है। देखिए, विपक्ष क्या कहता है उसका अपना काम है, लेकिन जब सरकार में होते हैं तब उनकी मंशा जाहिर होती है कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। आज का विपक्ष तभी सत्ता पक्ष होता था, इस बात को सबको ध्यान भी है, याद भी रखना चाहिए, उनके प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को भी। जिन किसान हितों की ये बात करते हैं, इनके इतने लंबे समय में कौन सी ऐसी चीज थी जिन्होंने हमसे ज्यादा किया था और हमने इनके समय में की हुई चीजों को काट दिया। मुआवजे की बात करें, 2-2, 3-3 रुपए के मुआवजे। किसान की फसलों की बात करें, कभी फसल नहीं खरीदी गई। उसके बाद बीमे की बात, कोई बीमा इनके द्वारा नहीं किया गया। आज किसान को 24 घंटे के अंदर उसकी फसल खरीद कर पेमेंट होती है, घंटे वाइज उनको लेट होने का ब्याज मिलता है। आज बीमे की राशि और मुआवजा राशि हर किसान का हक बन गया। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान हुई है। आज तक हरियाणा देश के सर्वाधिक फसल खरीदने वाला और फसलों की सर्वाधिक खरीदारी करने वाला स्टेट है। कांग्रेस के जो नेता बयान करते हैं, क्या ये कह सकते हैं अपने अपने स्टेटों में कि हमारे समय में इतनी खरीदारी हुई? क्या ये कह सकते हैं कि हरियाणा में इतनी फसलें खरीदी? चलिए जान लेते हैं। बोलने के लिए बोलना और किसी विषय को लेकर भड़काना, ये तो सब कर सकते हैं, लेकिन ये लोग भी तो कभी सत्ता में थे ना। ठीक है शास्त्री जी, जान लेते हैं कामों का एक बार जान लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ बनी हुई है। टीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, भाई बीजेपी का सीधा सीधा सवाल है सरकार का कि जब आप सत्ता में थे, कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जो आपने हमसे ज्यादा की हो, या फिर जो फायदा है हमसे ज्यादा आपने किसानों को दिया हो या लोगों को दिया हो। देखिए, जब हमारी सरकार थी तो किस तरीके से सफल सरकार रही। 2 रुपए 3 रुपए का मुआवजा, ये कह रहे हैं कि 2 रुपए 3 रुपए का मुआवजा देने के अलावा कुछ नहीं माफ किए गए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने 54 लाख करोड़ जो है वो की राइट ऑफ किया पूंजीपतियों का, लेकिन हमने किसानों के माफ किए। 16 करोड़ बिजली बिल माफ किए हमने किसानों को। हमारे समय में कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज की सरकार में कितने आंदोलन हुए? 750 किसानों ने शहादतें दी और एमएसपी की गारंटी नहीं दी। इन लोगों ने वादा किया था। और खाद के कट्टे का वजन घटाया गया है, रेट बढ़ाया गया है,
समय पर खाद नहीं मिलती है। लेकिन ये नहीं बोलेंगे, हमारे समय में पूरा खाद दिया जाता था, किसानों को कभी आंदोलन नहीं करना पड़ता था। और आज भी देखिए आंदोलन किस तरीके से किसान आंदोलन करना चाहते हैं, उनके रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी जा रही हैं। हम और दूसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए 16 करोड़ के करीब 1600 करोड़ के करीब बिजली बिल माफ किए गए थे। आज सरकार क्या कर रही है? आज तो सरकार पूंजीपतियों की सरकार बनने जा रही है। जहां खेतों के अंदर किसान खड़े होने चाहिए वहां इन्होंने बिल्डर खड़े कर दिए हैं। और जहां किसान सड़कों पर जहां पर सड़कों पर आवाजाही होनी चाहिए वहां पर आज किसान है, क्योंकि इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई है। किसी भी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री अगर अपना पुराना भाषण सुने, उन्होंने तो एमएसपी की गारंटी देने की बात कही, आज क्यों मुकर गए? संवाद करना चाहिए, किसान आप ही के देश के हिस्सा है। किरण चौधरी जी आरोप लगा रही है कि भाई हम जो मुद्दे उठाना चाहते हैं, चाहे आरक्षण हो चाहे किसान हो, ये तो उठाने नहीं दे रही है सरकार। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यही तो लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। शास्त्री जी बने हुए हैं शास्त्री जी। ठीक है टीना जी, लौटूंगी आपके पास। शास्त्री जी, इनका कहना है कि भाई आप पूछ रहे हैं हमने क्या काम किया, आपने पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने का काम किया, लेकिन हमने तो किसानों का कर्ज माफ किया। देखो ना, हमने किसानों के खाते में कितना 10,000 करोड़ रुपया जो है वो औसतन हम किसानों के खाते में डाल चुके, किसी न किसी निमित्त के एक भी बताएं। और जो माफी की बात करते हैं कि बिल माफ कर दिया, वो कर दिया, कर्ज माफ कर दिया, कोई तो बताइए कर्ज माफ करा, कोई उदाहरण है क्या? कहीं कोई आंकड़ा है क्या आपका? 1600 करोड़ का कर दिया ये। अरे कोई आप एक डाटा बताएं, किस साल का बताएं, किसानों का बताएं, किन का बताएं, तब पता चलेगा। अब 21 अकाउंट से और कितने अकाउंट के लोगों के खाते में, हम कह रहे हैं ना 2,000-6,000 रुपया मास साल में डाल रहे, तो हम पता है ना कितने अकाउंट्स में डाल रहे हैं और कितना पैसा अब तक डल चुका। तो ये सब केवल कहने के लिए है, कहने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बिल्डर्स को जब आप ये कहते हैं कि आज बिल्डर्स खड़े कर दिए, अरे ये तो टीना कर्मवीर जी शायद उस समय बच्ची रही होगी, शायद इनको पता नहीं होगा। एक बार पीछे देखे, ये एक भूमाफियों की सरकार होती थी, हुड्डा सरकार। 10 साल में कितने किसानों के सेक्शन लगा के उनको बिल्डर्स को देने के लिए पहले खुद खरीदते, कमीशन लेते, फिर बिल्डर्स को देते। एक प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार मानी गई है 10 साल तक का। और आप उस बात को कहते हैं, कोई किसान आज हरियाणा का कह सकता है कि मेरी एक भी एकड़ 1 इंच जमीन सरकार ने जबरदस्ती लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, बढ़ा कर दिया उसको। आप हमारे यहाँ एम्स टीना कर्मवीर जी गई होंगी, उस दिन देखा होगा, जो टीवी देखा होगा, एम्स बना है। एम्स की 1-1 इंच जमीन सरकार ने खरीदी है, मार्केट रेट से खरीदी है, किसान को उससे ज्यादा दिया है। ये तो प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम करते थे। कौन नहीं जानता मानेसर की स्थितियां क्या है, गुड़गांव के आसपास की स्थितियां क्या है, कौन से इसका ऐसा हल्का या कौन सा कस्बा था जहां प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम इस काम को नहीं करती थी? क्या जनता उसको भूल गई है क्या? अभी सबको याद है। और आज तुम जिस आंदोलन की बात करते हो, कभी तुमने देखा क्या किसी आंदोलन के अंदर आगे पोपलैंड लेके चलेंगे या जेसीबी लेके चलेंगे और मिर्च फेंकने के लिए मशीन देखेंगे या फिर हम बड़े बड़े हथियार लेकर मुकाबला करेंगे? ये आंदोलन है कि देश के साथ जो ठीक है शास्त्री जी, ठीक है शास्त्री जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा है। शंभू बॉर्डर और जींद के दाता सिंह वाले बॉर्डर पर जेसीबी जैसे अर्थ मूविंग वाहनों पर के पहुंचने पर रोक लगाने की मांग रखी है और भारी वाहन अगर हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो प्रदर्शनकारी किसान जबरदस्ती पुलिस के बैरियर को तोड़ेंगे। इसके चलते कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। बड़े स्तर पर जनहानि की आशंका जताई जा रही है। इसमें बैरियर के पीछे तैनात पुलिसकर्मी भी शामिल रहेंगे। पंजाब पुलिस जेसीबी ने एडवाइजरी जारी की है इसको लेकर के। भारी अर्थ मूविंग वाहनों को इन वाहनों के मालिकों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस बैरियर के आसपास न आए।
और यमुनानगर में हनी ट्रैप में फंसा एक व्यक्ति को ठगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जगाधरी की रहने वाली सास बहू पर आरोप है कि जानकारी के मुताबिक जगाधरी में एक व्यक्ति ने महिला को नौकरी पर रखा था। 10 दिन बाद वो महिला अपनी सास के साथ मिलकर व्यक्ति को ब्लैकमेल करने लगी। उन दोनों ने व्यक्ति से 5 लाख रुपए की डिमांड की। पैसे न देने पर रेप केस दर्ज कराने की भी धमकी दी। उक्त व्यक्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने जाल बिछाकर 1 लाख रुपए लेते सास बहू को रंगे हाथों दबोचा। जानकारी देते हुए सेक्टर 17 हुडा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 1 दिन की रिमांड भी मिली है। एक अमित गुप्ता है, जगाधरी का रहने वाला, उसने कंप्लेंट दी थी कि 2 लेडीज हैं, एक स्वीता और एक कुसुम उसकी सास है, जो दोनों ने मिलकर ना उसको रेप का मुकदमा दर्ज कराने की एवज में धमकी देकर पैसे की डिमांड की थी और 1 लाख रुपए रंगे हाथों लेते हुए काबू किया। सामने आया और पता चला तफ्तीश में कि इसने पहले भी 1-2 के खिलाफ ऐसे किए और फैसले किए हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। नहीं कोई रिलेशन था, ये 10 दिन के लिए उसके पास नौकरी पे लगी थी। उसके बाद इसने उसके खिलाफ दरखास्त दे दी थी, जो महिला थाने में थी, और इससे 5 लाख की डिमांड की गई थी और वो देना नहीं चाहता था इसको, तो उसने प्रबंधक थाना को आके दरखास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके टीम गठित की गई थी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के इसको रंगे हाथों काबू किया। कोर्ट में अभी इसका रिमांड लिया है, 1 दिन का रिमांड मिला है, अभी जांच जारी है, जो सामने आएगा कर। सास बहू दोनों इन्वॉल्व? जी, सास बहू दोनों इन्वॉल्व। फरीदाबाद के बदरपुर सैद में स्थित एक गेस्ट हाउस में चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के रहने वाले 22 साल के विमल के रूप में हुई है। वहीं युवक की मौत के बाद से मृतक के परिजन उसकी मौत पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही गेस्ट हाउस संचालक पर उन्हें धमकाने के कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। मृतक के परिजनों ने इस मामले में बताया है कि मृतक पिछले लगभग 1.5 महीने से चौधरी गेस्ट हाउस में चौकीदारी कर रहा था, लेकिन आज फोन पर सूचना दी गई कि विमल की मौत हो चुकी है, लेकिन परिजनों को उसके शव को दिखाया भी नहीं गया। परिजनों ने बताया है कि युवक बिल्कुल ठीक ठाक था और उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, फिर भी उसकी मौत हो गई और जांच के कई सारे सवाल इसमें खड़े किए हैं। साथ ही प्रशासन ने न्याय की गुहार भी परिवार वाले लगा रहे हैं। अचानक फोन सुबह मेरे पास 9:30 बजे करा है कि वो विमल खत्म हो गया है। तो हम लोग जब सुबह पहुंचे हैं तो सोफा पे ही लेटा मिला, जबकि कोई बीमार नहीं था, कुछ नहीं था। उसकी 20-22 साल उम्र है और ऐसा कुछ नहीं था। निकल अभी कोई रीजन ये लोग बता नहीं रहे हैं। सीसीटीवी फोटोज वगैरह दिखाएं तो उसमें वहीं लेटा हुआ है, बस इसके आगे न कुछ दिखाया नहीं। और बाकी होटल वाला जो मालिक है सुरेंद्र, वो ज़्यादा धमकी दे रहा है। और हाँ, और मेरी वाइफ को भी उल्टा सीधा बोला है उसने काफ़ी, तो जो विमल की बहन है। मैं शादीशुदा था विमल? नहीं, शादी नहीं की थी। तो पहले भी कभी कुछ लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया हो जब से ये ऐसा तो कुछ मैम बताया नहीं है। इसने 2-3 महीने इनके पास हुए हैं, मेरे पास आता ही नहीं था। वो इन्हीं के गेस्ट हाउस में रहना, इन्हीं के यहाँ खाना। मार दिया। किसी ने मारा है उसको या कोई आपसी लड़ाई थी? नहीं, लड़ाई नहीं थी। कितने महीने से ये होटल में रह रहा था? 2-3 महीने हो गए। आपसे कभी बीच में बात की है? हाँ, बात कर। बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।